जय हिंद दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके कंसेप्ट वाइज और सही आंसर का इसका पता लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, कहीं कहीं गलत आंसर दिया हुआ रहता है। उस क्वेश्चन गलत आंसर को क्या करना है, हम लोग को करेक्शन भी करना है और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं ये भी सीखना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने रहें आप, ताकि आपको हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए और आपको रटने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला सवाल पर। पहला सवाल है हम लोगों का कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का बोल रहा है कि मोलल सांद्रता क्या होगा। तो ये मोलल सांद्रता शब्द का मतलब क्या होता है, इसको जरा सा समझते हैं हम लोग। ये जो मोलल सांद्रण है, मोलल सांद्रण का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। तो मतलब ये है कि फाइंड आउट करने के लिए ये क्या बोल रहा है, मोलैलिटी हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। वो क्या बोला है, कितना का घोल है ये? 234.2 ग्राम का घोल है। वो भी क्या चीज़ का घोल है? चीनी का सॉल्यूशन बना हुआ है। उसमें बोल रहा है कि इतना ग्राम का चीनी का घोल है, सॉल्यूशन है, उसमें 34.2 ग्राम चीनी को मिला दिया गया है। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कुछ है, एक घोल है और इस घोल में जो है, ये जो घोल बना हुआ है, ये बता रहा है इस घोल का जो वेट है वो है 234.2 ग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें जो घुलाया गया है चीनी को, और चीनी का घोल का कितना है? 34.2 ग्राम। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग घुलाते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। फिर से सुने, जिसको हम लोग घुलाते हैं, जिसको हम लोग मिलाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूट, और जो घुल करके बनता है उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और जिसमें घुलाते हैं उसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग घुलाए हुए हैं इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को जब हम लोग सॉल्यूशन पर रहते थे तो बड़का डब्लू से रिप्रेजेंट किए थे उसको। तो बड़का डब्लू का मान आपको पता है, उसके बाद छोटका डब्लू का भी मान पता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते थे? चीनी का सूत्र, चीनी का मॉलिक्यूलर मास आएगा 342 ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया। अब बोला है कि मोलैलिटी इसका क्या होगा, मतलब छोटका m बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W × 1000 बटे मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? ग्राम में। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए W का वैल्यू दिया हुआ है 34.2 ग्राम। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, देखिए ये कितना मॉलिक्यूलर मास निकला? 342, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 234.2। ठीक है, अब देखिए इनिशियली अगर हम लोग बात करें, इसको कटाने का प्रयास करें तो दशमलव को हटाएंगे हम लोग का, यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये देखिए 342 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या आपके पास में? देखिए ये भी 1 0 बेचारा साफ हो गया। इस दशमलव को नीचे ऊपर लेके गए, कितना? 10 लेकर गए। तो फाइनली आपके पास बचा क्या? ऊपर में बचा 1000 डिवाइडेड बाय है 2342। अब इस 2342 से क्या करना है आपको? 2342 से भाग देना है 1000 को। ठीक है, तो 1000 को जब भाग देंगे हम लोग तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं। ये 2000 है भाई, ये 1000 है। तो हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे हम लोग। इसको कटाएंगे कैसे? कटाएंगे हम लोग, रखेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो गया। ये कितना है? 2000 है। तो लगभग देखिए 5 बार में अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का? 0.4। लेकिन अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या क्या दे के रखा है। ऑप्शन में देखिए दे के रखा है 0.1, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन में दे रखा है 0.5। ठीक है, ये होगा चूंकि 0.4 के अप्रोक्स में है। ये दिया हुआ है आपका 5.5, ये भी नहीं होगा, और ये दिया हुआ है 55। तो आंसर हम लोग का क्या आएगा? वैसे हम लोग का कैलकुलेट करके कितना आया? 0.4 अप्रोक्स में आया। तो 0.4 आया, किसको अप्रोच कर रहा है? वो 0.5 को। इसलिए आंसर कौन सा होगा हम लोग का? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि ये बेंजीन रिंग में जो है 2 जगह NO2 लगा हुआ है,
बेंजीन रिंग में 2 जगह NO2 लगा हुआ है, बोला है कि यहाँ कोई X है, X मतलब कोई भी कैटलिस्ट है, कोई भी अटैक करने वाला है, कैटलिस्ट की जगह पर X ले लिया है, और ये जो है बोल रहा है कि रिएक्शन बन करके ही ऐसा बन जाता है, ठीक है, NH2 बन जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि इसको NO2 को जो है NH2 में चेंज करने वाला कैटलिस्ट कौन सा है, LiLH4 है, SnHCl है, जबकि ये सब जो होता है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन कराने वाला होता है, और NO2 को जो है रिडक्शन करके क्या करता है, NH2 में चेंज करने वाला कौन होता है, वो SnHCl होता है। ये भी रिडक्शन करता है और ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन NO2 को NH2 में जो बदलने वाला कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग SnHCl, इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का कि K4FeCN6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो, ठीक है, ऑलरेडी बना के डला हुआ है, ठीक है, आप एक बार जाकर के जरूर देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसका ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है आपको तो उसको हम लोग कैसे पहचानें कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। और या फिर हम लोग वहाँ बता सकते हैं कि कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कितना पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा चीज कौन कलर होगा और कौन कलरलेस होगा, इतना सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए फिलहाल हम लोग समझते क्या है, देखिए सॉल्यूशन का अगर बात करें तो वैसे आंसर वो गलत दे रखा है क्वेश्चन बैंक में आंसर दे रखा है ये, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। तो हम लोग सही आंसर सर हम लोग कैसे निकालें, तो सही आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग देखिए है हम लोग के पास में K4 और है FeCN का है होल 6, ठीक है। अब देखिए जिसका हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है उसको मान लेते हैं हम लोग X, तो इसको मान लेते हैं हम लोग X, और पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, तो +1 × 4 कितना हो जाएगा, +4। अब देखिए साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है, -1 × 6 तो कितना हो जाएगा, -6। स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, तो X का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा +2, मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +2, मतलब ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना, Fe2+ आएगा। तो Fe2+ का क्या करेंगे हम लोग, इनिशियली पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम को, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या निकला हम लोग के पास में, Fe2+, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, Fe का लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले Fe का लिखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 का अगर लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इससे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो क्या लिखेंगे इसको, Fe2+ लिखेंगे। Fe2+ लिखने का मतलब है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 24। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है वो कहाँ से निकला होगा, ऑटोनोमस ऑर्बिट से, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d कितना है, 6 है, ठीक है। अब ये 3d6 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो ऑर्बिटल डायग्राम बाहर वाला का बनाते हैं, तो देखिए क्या है हम लोग के पास में, 3d को पहले बनाते हैं, 3d का बनाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि d में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल का देखिए बनाते हैं, 5 ऑर्बिटल बना लिए, तो 5 ऑर्बिटल, उसके बाद 4s क्या है, खाली है, ठीक। वैसे देखिए इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं, इसको भी नहीं लेते हैं। अब समझिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, भर लेते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरें, फिर क्या करना है आपको, इसमें जोड़ा लगाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें देखिए कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ ये साइनाइड जो होता है, ये साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है।
और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना भी होता है उसका पेयरिंग कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देता है। जितना भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या, बेजोड़ा जितना भी होगा उसको क्या करेगा, जोड़ा में लगा देगा। तो यहाँ भी देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या करता है, ये पेयरिंग करता है। तो पेयरिंग करेगा तो देखिए यहाँ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। देखिए ये पेयरिंग कर लेगा, ये भी पेयरिंग कर लेगा और ये भी पेयरिंग कर लेगा। लेकिन ये 3D है और 3D में कितना जगह खाली है आपके पास में, एक ये है जगह खाली और एक ये है। और लिगेंड देखिए इस केस में कितना है जुड़ा हुआ, टोटल है साइनाइड का संख्या कितना, 6 है। तो 6 साइनाइड अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको 6 साइनाइड को जुड़ने के लिए 6 पोजीशन चाहिए, मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो खाली आपके पास कितना ऑर्बिटल है यहाँ, ठीक, मात्र 2 ऑर्बिटल है। तो 2 ऑर्बिटल है तो 2 ही ऑर्बिटल में जाकर के साइनाइड सिर्फ जुड़ पाएगा, बाकी ऑर्बिटल में बाकी साइनाइड कहाँ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेना पड़ता है। उसके बाद क्या आएगा, हम लोग का 4s आएगा। क्या आएगा, 4s है। तो 4s में हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन को भर दिए। उसके बाद आएगा आपका 4p आएगा। p में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, कितना ऑर्बिटल आता है, ये हो गया 4p, ठीक है। 4p आएगा तब देखिए एक साइनाइड हम लोग को यहाँ जुड़ सकता है, एक साइनाइड यहाँ जुड़ सकता है, एक साइनाइड यहाँ जुड़ सकता है, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड है यहाँ। तो कितना देखिए, एक साइनाइड यहाँ जुड़ा, ठीक, एक साइनाइड यहाँ जुड़ा, एक साइनाइड कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, एक साइनाइड कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, और एक साइनाइड कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और एक साइनाइड जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके कहाँ, यहाँ जुड़ेगा। तो 6 का 6 साइनाइड है, इसके साथ में ऑर्बिटल में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए समझते हैं, अब यहाँ देखें कौन कौन सा ऑर्बिटल इसमें भाग लिया, ठीक है, कौन कौन सा इसमें ऑर्बिटल भाग लिया। तो देखिए ध्यान से देखिए, 3D का जो है 2 ऑर्बिटल लिया है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, मतलब D का 2 ऑर्बिटल लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो लिखते हैं हम लोग यही देख करके लिखते हैं कि 3D वाला कितना लिया, 2 लिया, तो लिखेंगे D2। उसके बाद देखिए S वाला 1 ठो लिया तो लिखेंगे S, P वाला 3 ऑर्बिटल भाग लिया, लिखेंगे P, कई ऑर्बिटल भाग लिया 3, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं इसको, हम लोग करें क्या, देखिए 3 नंबर को बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि F4Fe6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बुक सब में ये दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या आएगा, D2sp3 आएगा। क्वेश्चन बैंक पे ये दे के रखा है, गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, D2sp3 होगा। कैसे है, आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन सर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो इनिशियली आपको सोचना है क्या, पहले आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो केंद्रीय परमाणु होगा उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो +2 वही बताएगा कि आयरन जो है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर दिया है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग स्टेप क्या लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इनिशियली क्या करेंगे, जब वो आयन में नहीं था पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा, उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से और क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे, निकालेंगे। उसके बाद जो भी बनेगा आपका, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या करना है, आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। देखिए जैसे हम लोग क्या किए, पहले इनिशियली लिखे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले थे हम लोग, बाहर वाला कक्षा से, ठीक है। बाहर वाला कक्षा 4s है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करें, निकाल दिए। उसके बाद हम लोग D वाले को रखे, ठीक है, क्योंकि D वाला क्या था, खाली था, तो क्या करें, इसका D ऑर्बिटल का बनाया। 3D में कितना 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऑर्बिटल बना लिए। चूंकि इसमें जो है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो है साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अगर वीक लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करता है, मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा लगा देता है। तो सेम है यहाँ देखिए, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है 4, इसको भी क्या करता है, ये जोड़ा लगा देता है। तो जोड़ा लगाएगा तो 3 ऑर्बिटल तो फुल हो जाएगा, लेकिन 2 ऑर्बिटल खाली रह जाता है। और साइनाइड जो होता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ में, वो करता है सेंट्रल एटम के साथ में। सेंट्रल एटम के साथ में क्या करता है, शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो D का कितना ऑर्बिटल भाग लिया, 2 ऑर्बिटल। S का कितना ऑर्बिटल भाग लिया, 1 ऑर्बिटल। और P का कितना लिया, 3 ऑर्बिटल। इसीलिए D का 2 ऑर्बिटल लिया, D का 2 ठो ले लिए।
उसके बाद S का एक ठो लिया तो X का एक ठो ले लिए, उसके बाद P का कई ऑर्बिटल भाग लिया, 3 ऑर्बिटल लिए, इसलिए लिए इसको लिखे, क्या लिखे, D2sp3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है 2HCl। मतलब जब हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और वो 2HCl बनाता है, तो पूछ रहा है कि बताइए ये जो अभिक्रिया होगा वो कौन सा अभिक्रिया होगा, ये जो अभिक्रिया होगा वो कौन सा अभिक्रिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में या फिर हायर टेम्परेचर के प्रेजेंट में या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का कि ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ है, मतलब किसको क्षमता है कि ये ज्यूटर आयन क्या करें, ये बना ले। तो ज्यूटर आयन में आपको ध्यान में रखना है दोनों ग्रुप एक ही चेन में, अगर एक ही कंपाउंड में अगर दो ग्रुप मतलब NH2 और COOH दोनों ग्रुप अगर एक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करेगा, ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला वाला एकदम गलत आंसर है क्योंकि दोनों ग्रुप साथ में नहीं है। दूसरा वाला में देखिए COOH है लेकिन इसमें NH2 साथ में नहीं है, तो ये भी ज्यूटर आयन का निर्माण नहीं करेगा। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए NH2 है तो COH भाग गया है। ध्यान रखें कि ये दोनों रहेगा तब ज्यूटर आयन बनाएगा, जब दोनों रहेगा तब ज्यूटर आयन बनाएगा। ठीक है, ज्यूटर आयन कैसे बनाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या करेगा, इसमें देखिए NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है, इसलिए ये क्या करेगा, ज्यूटर आयन बनाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, डी सही होगा। देखिए ज्यूटर आयन बनाता कैसे है, ये है आपका NH2, ठीक है, CH2 और है COOH। चूंकि हम लोग जानते हैं एक बात, ठीक, क्या जानते हैं कि अगर कोई एसिड है, समझे बात को, अगर कोई एसिड है तो एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन H+ आयन देता है, तो ये क्या करता है, H+ देता है, यहाँ से ये H+ आयन देता है। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित रहता है, ये H+ आयन आता है बेचारा, यहाँ टेक करता है और ये बना लेता है S3N पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, CH2 और ये बना लेता है COO नेगेटिव। तो इसी को बोला जाता है ज्यूटर आयन, इसी को क्या बुलाता है, ज्यूटर आयन। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर NH2 और COH दोनों, अगर NH2 और COH दोनों अगर एक साथ रहेगा तो वहाँ ज्यूटर आयन बनेगा। ठीक है, अगर अकेला रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, दोनों साथ में होना चाहिए तभी वो बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग का। अगला है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दे के रखा है, बोला है कि कितना संभव समावयव है। समावयव का मतलब होता है आइसोमर, कितना इसका आइसोमर बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका कितना आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि हाफ सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो क्या कर रहा है, देखिए ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी जिंक क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और Fe आयरन भी क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और दोनों का जो है ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। क्या कर रखा है, दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो दे रखा है। तो अब दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दे के रखा है, वो भी कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे के रखा है। क्या रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, कौन कैथोड है कौन एनोड है, इसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आपको आज एक बहुत खतरनाक ट्रिक बताएंगे जिसके सहायता से आप किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरा बात ध्यान में रखेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दे, दोनों माइनस में दे दोनों प्लस में दे, या फिर दो एक माइनस में दे और एक या प्लस में दे, आपको सिंपल सा देखना है कि जो छोटा वैल्यू होगा वो एनोड होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो कैथोड होगा। सिंपल सा बात समझें, जो छोटा वैल्यू होगा वो एनोड होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो कैथोड होगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, इनोड सेल का अगर निकालना है तो इनोड एनोड, वो होता है इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। मतलब एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब देखिए जो हम क्या बोले कि जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। अब ये छोटा और बड़ा वैल्यू को हम लोग कैसे पहचाने, देखिए इन दोनों में देखेंगे तो हम लोग का ये है प्लस 0.76 और ये है प्लस 0.41। तो दोनों में छोटा वैल्यू कौन, नीचे वाला छोटा वैल्यू। तो मतलब पकड़ा गया कि ये एनोड है, ये एनोड है और ये बड़का वैल्यू है तो मतलब कैथोड है। क्लियर है। जिसका छोटा वैल्यू होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका बड़ा वैल्यू होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए छोटा वैल्यू कौन सा है 0.41, तो रखते हैं हम लोग फॉर्मूला पर, इसका वैल्यू रख लेंगे हम लोग 0.41, ठीक है, माइनस, ठीक, माइनस में दे रखा है प्लस 0.76। सॉल्व करेंगे जब इसको 0.41 माइनस 0.76, ठीक है, इतना क्या वोल्ट में आएगा, ठीक है, इतना वोल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.34 वोल्ट इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देख लेंगे हम लोग कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। तो जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे के रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, माइनस 0.35 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, इसको ऐसे इस तरह का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर जो भी सवाल आएगा आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना है कि देखना है दोनों वैल्यू में से पहचाना कि कौन छोटा वैल्यू है और कौन बड़ा वैल्यू है। जो छोटा वैल्यू होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो होता है हम लोग का वो होता है कैथोड माइनस एनोड। तो देख लें, अगर एनोड और कैथोड अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से इस तरह का सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब जल को जो है उठा करके फेंक देना, क्या करना, जल को टोटल का टोटल बाहर कर देना, निर्जलीय बना देना, बिना जल वाला बना देना, मतलब सूखा बना देना उसको। तो ये बोल रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित एल्कोहल में कौन ब्यूटेटुइन होता है। मतलब ब्यूटेटुइन क्या होता है, होता नहीं है, ये दिया हुआ है, देता है। मतलब कौन इसमें से, मतलब अगर इनमें से 4 अल्कोहल दिया हुआ है, कौन सा अल्कोहल का विक्रिया चारों में से कराए सांद्र H2SO4 के साथ में, वो भी डिहाइड्रेशन अगर होता है तो कौन सा अल्कोहल का करने पर वो ब्यूटेटुइन का निर्माण करेगा, मतलब ऐसा वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ऐसा वो प्रोडक्ट बनाएगा। इनमें से किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग यूज करेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल होता है क्या, CH3CH ब्यूटेन 2 ऑल का जब करेंगे तो ये OH, ठीक है, ये CH2 और CH3। जब देखिए डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए H2SO4 के साथ जब कराते हैं तो यहाँ याद रखेंगे कि अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। और इन दोनों के बीच में पड़ोसिया कार्बन के बीच में क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। मतलब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे कॉन्क H2SO4 के साथ में तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी बाहर निकलता है और ये बना लेता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो यही वो सवाल पूछ रहा था कि ब्यूटेटुइन बनाने के लिए हम लोग को निर्जलीकरण जब करते हैं इसका तो कौन सा अल्कोहल इसमें काम में आता है। तो याद रखें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ब्यूटेन 2 ऑल इसका सही आंसर होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि निम्न में कौन द्वितीयक सेल है। हम लोग पढ़े थे बैटरी में प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोग पढ़े थे ड्राई सेल और मरकरी सेल के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी सेल में हम लोग क्या पढ़े थे, मरकरी सेल और ड्राई सेल, 2 सेल के बारे में पढ़े थे। और सेकेंडरी में हम लोग पढ़े थे कि लोकलांचे सेल, लेड स्टोरेज सेल और कंसंट्रेशन सेल जो होता है, तीनों का तीनों क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल का ये तीनों का क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। वही अगर प्राइमरी सेल का अगर बात करता तो प्राइमरी के लिए आ जाता, प्राइमरी में आएगा आपका शुष्क सेल, क्या आएगा, शुष्क सेल और मरकरी सेल आएगा। क्या आएगा, शुष्क सेल और
मरकरी सेल आएगा। ये है प्राइमरी सेल। अगर पूछता आपको कि मरकरी सेल इनमें से कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं, मरकरी सेल में क्या होता है, आपको ये दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाता। लेकिन ये क्या पूछा था, सेकेंडरी सेल कौन सा है, इसलिए ये तीनों सेकेंडरी है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सभी इसका सही आंसर होगा। इधर क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। सेल्यूलोज का जो है क्या होता है, बहुलक होता है कौन, बायोडिग्रेडेबल, इसको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का, निम्न में कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का सवाल है, शुरू में ही पढ़ाए थे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। ठीक है, वहाँ बताए थे कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे किताबों में जो आंसर दिया है वो बेचारा गलत दिया है, तो इसलिए आप आंसर को सही चुने, ऑप्शन बी। पहले मोल फ्रैक्शन को हम लोग सूचित किससे करते थे, एक्स से, और मोलैलिटी को हम लोग सूचित करते थे क्या, एम से, स्मॉल एम से। मोलरता पर तो ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोलरता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता था, जब हम लोग जैसे हम लोग लिखे थे वहाँ कि जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा, मोलैलिटी का मान घटता है। तो याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर मोलैलिटी का मान घटता है और मोलैलिटी का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, और मोल फ्रैक्शन के भी मान में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी और सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में कौन एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है। निम्न में कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन का दो चीज का हम लोग कंसेप्ट सीखे थे। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या सीखे थे, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग वैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ में लगाते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसके साथ हम लोग लगाते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ देखिए कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या होना चाहिए। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में अगर बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करें कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे, तो पहला चीज़ देखना है कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या उस कार्बन के पास में अल्फा है, कार्बन हाइड्रोजन। देखिए जैसे एग्जांपल है CH3CHO, तो पहला चीज तो हम लोग को क्या पता चल गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, और इसके पास में जो हाइड्रोजन होगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या, अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, और भी एग्जांपल ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए प्राइमरी हम लोग को क्या पकड़ना है, कीटोन है, और कीटोन से जो है ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। लेकिन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, वो कौन सा रिएक्शन देगा, वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वही है यहाँ कि देखिए यहाँ बोला है कि बताइए निम्न में से कौन जो है एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है। तो पहला वाला तो भाई नहीं लेगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। दूसरा वाला है इसके पास भी अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ चले तो हम लोग देखिए ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप CHO से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ में दिख रहा है हम लोग को CH3 है, मतलब
3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा है कि ये कीटोन है, कीटोन से भी बगल में जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन और इसके पास भी कौन है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। मतलब इस क्वेश्चन का 17 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्वेश्चन बी ऑप्शन और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो डोलोमाइट खनिज होता क्या है? डोलोमाइट खनिज का सूत्र होता है, वो होता है MgCO3 और CaCO3, इसी को बोला जाता है डोलोमाइट। अब देखिए ये खनिज है डोलोमाइट, इसी का नाम है क्या, डोलोमाइट। अब देखिए डोलोमाइट में देखिए कौन कौन सा है भाई, मैग्नीशियम भी दिख रहा है और कैल्शियम भी दिख रहा है। ठीक है, ये डोलोमाइट है और इस डोलोमाइट में देखिए मैग्नीशियम दिखा और क्या दिखा, कैल्शियम। इसलिए हम लोग क्या करें, डोलोमाइट में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी और डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का मैच करने के लिए। ठीक पिछले वीडियो की तरह है ना, मैचिंग करने के लिए मैचिंग खेलना है। देखिए पहला बोला है कि BHC का जो प्रयोग करते हैं, BHC को क्या चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, तो BHC का हम लोग लिखे थे कि क्या चीज़ में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। क्या चीज़ में, BHC का प्रयोग हम लोग कीटनाशक में। तो पहला वाला का जो 19 का होगा वो सी हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा है कि जिलेटिन क्या है, वैसे क्वेश्चन बैंक में मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, उसमें लिखा है कोलाइड लिखा हुआ है, लेकिन होगा वहाँ क्या, वहाँ होगा कोलाइड। क्या होगा, कोलाइड होगा, उसको सही कर लेंगे आप लोग, होगा क्या, कोलाइड। मतलब ये जिलेटिन जो होता है वो क्या होता है, एक कोलाइड होता है। दूसरा क्लोरोटोन, क्लोरोटोन क्या होता है, क्लोरोटोन होता है सम्मोहक। ठीक है, और सिलिकॉन जो होता है वो एक अर्धचालक है। ठीक है, सही आंसर मिल गया इसका। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि नारंगी ठोस है। ये देखिए इसमें क्वेश्चन बैंक में आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है और वो बोला है कि उस पैसेज को अच्छे से पढ़िए ध्यान से पूर्वक, और ध्यान पूर्वक पढ़ करके आपको क्या करना है, 23 से लेकर के 25 तक का आंसर को आपको देना है उसी पैसेज के आधार पर। इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक का पैसेज को पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद क्या करें, आंसर को क्लिक करें। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं कि 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। और 24 का जो आंसर होगा वो Cr2O3 होगा और 25 का जो आंसर होगा वो NH4Cl होगा। ठीक है, ये आपको आंसर 23, 24, 25 का कहाँ से मिलेगा, आप पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे, पैसेज में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसी से पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर को निकालना है। तो 2011 का सवाल आज आपको खत्म हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।